Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Social Pharmacy Unit 2nd, chapter number 2 about preventive healthcare and role of pharmacist. देखो, हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी जिसके अंदर हम फार्मेसी का क्या रोल है सोसाइटी के अंदर उसको डिस्कस कर रहे थे। तो उसके लास्ट में हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट करी थी जहाँ पे हम ये देख रहे थे कि डेमोग्राफी का क्या रोल है। उसके बाद हमने फैमिली प्लानिंग को देखा। अब हम यहाँ पे एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ यूनिट सेकेंड जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का क्या मतलब है? ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि मदर जो है अपने चाइल्ड को क्या कराती है, मिल्क फीड कराती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज द एक्टिविटी बाय विच द नरिशिंग द न्यू बॉर्न बेबी विद द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट and complete their nutritional demands stands for the proper growth and development up to a certain period. The breast milk contains waters, proteins, carbohydrates, antibodies, fats, hormones, vitamins, minerals, and other immune cells. During the pregnancy, female mammary glands undergoes differentiation and starts producing milk towards the end of the pregnancy by the process called lactation. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग वो एक्टिविटी है जिसके थ्रू जो मदर होती है वो क्या करती है, अपने न्यू बॉर्न बेबी को मिल्क से नरिश करती है, यानी कि मिल्क से उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है वाया द मिल्क ब्रेस्ट, और उसकी जो न्यूट्रिशनल डिमांड्स है उसको फिलफिल करती है ताकि वो प्रॉपरली ग्रोथ कर सके, प्रॉपरली डेवलप हो सके एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक मदर अपने चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जिसके अंदर वो क्या करती है, ब्रेस्ट से फीड करवाती है। ठीक है, इस ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंटीबॉडीज, फैट, हार्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और डिफरेंट इम्यून सेल्स जो है इसके अंदर पाई जाती हैं। सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, फीमेल की जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो डिफरेंशिएट होती है। कब होती है ये ध्यान रखना, ऑल टाइम नहीं हुई रहती है, स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या होता है, फीमेल्स जो रहती हैं, फीमेल्स की जो मेमोरी ग्लैंड्स रहती है वो किसमें जाती है, डिफरेंशिएशन के अंदर जाती है और क्या करने लगती है, मिल्क प्रोड्यूस करने लगती है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फीमेल की जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो डिफरेंशिएशन में जाती हैं और मिल्क प्रोड्यूस करने लगती हैं। कब तक? एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी खत्म होती है तब तक जा करके वो मिल्क प्रोड्यूस करने लगती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे डिफरेंशिएट होती है और प्रेगनेंसी के एंड तक मिल्क प्रोड्यूस करने लगती है और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लैक्टेशन बोला जाता है। This milk produced during the initial few days of lactation is called the colostrum, which contains several antibodies absolutely essential to develop the resistance for the newborn babies. ठीक है, तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, लैक्टेशन के स्टार्टिंग के पीरियड में जो कुछ दिनों तक जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की एंटीबॉडीज होती हैं जो कि क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा असेंशियल होती है किसके लिए, न्यू बॉर्न बेबी के डेवलपमेंट के लिए, उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता जनरेट करने के लिए, उसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए बहुत सारी एंटीबॉडीज वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दिस ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अनहेल्दी बेबी। ठीक है, ये जो ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है कब, इनिशियल टाइम पे, मतलब कि इनिशियल डेज का जो ये 4-5 दिन का कोलेस्ट्रम होता है ना, इसको बच्चे को फीड कराना के लिए बोला जाता है। तो ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ, बच्चे की शुरुआती ग्रोथ के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग को डॉक्टर्स ने भी एक हेल्दी बेबी के लिए क्या बताया है, रिकमेंड किया है, के लिए सुझाव दिया है कि भाई अगर आप अपने बेबी को हेल्दी रखना चाहते हो तो इनिशियल डेज का ये जो कोलेस्ट्रम है इसको भी आपको बेबी को फीड कराना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, क्यों करा रहे हैं हम ब्रेस्ट फीडिंग, क्या क्या फायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराने के। तो फर्स्ट है बेनिफिट्स फॉर द चाइल्ड, इसके अंदर दोनों होता है, मदर के लिए भी बेनिफिशियल है और चाइल्ड के लिए भी बेनिफिशियल है। क्या, ब्रेस्ट फीडिंग। तो पहले देखो कि मदर, बच्चे के लिए कैसे बेनिफिट्स फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए कैसे जरूरी है, बिकॉज इट इम्प्रूव्स द रेजिस्टेंस पावर। सेकेंड, अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीज, ओबेसिटी, diabetes, ear infections and gastrointestinal disorders are prevented, fulfill the nutritional supply and proper growth and the development। ठीक है, तो बच्चे के लिए कैसे बेनिफिशियल है, बेनिफिट्स फॉर द चाइल्ड के अंदर है कि मिल्क आर द essential nutrients for the growing baby, it helps in many ways such as improve resistance power. In this, the mother milk contains many antibodies which are responsible for the protection of the child against the disease. IgA is the major immunoglobulin in the human colostrum and milk. Resistance provided by the milk against the disease like the asthma, respiratory diseases, obesity, diabetes, ear infection, gastrointestinal infection, cancers and any syndrome, etc. Second is fulfill the nutritional supply. That means the milk are the best food supplement for the growing baby because it contains the essential supplements such as vitamins, minerals, proteins, amino acids, fats, lipids, etc. in required and abundant amount. Third is for the growth and development. So due to involvement of supplement, it help in proper growth and development in body parts such as bone, muscles, liver, brain, heart, etc. And also provide the strength to the body parts. ठीक है, बच्चे के लिए कैसे हेल्पफुल है, तो देखो बच्चे को क्या क्या बेनिफिट है ब्रेस्ट फीडिंग से। फर्स्ट की जो मिल्क फीड कराती है मदर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, तो वो मिल्क जो है बच्चे की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा असेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करता है और ये कई तरीके से बच्चे को हेल्प करता है, जैसे कि फर्स्ट रेजिस्टेंस पावर को इम्प्रूव करता है, रेजिस्टेंस पावर को बेहतर बनाता है, मतलब कि जो मदर मिल्क होता है उसके अंदर काफ़ी सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी भी तरीके की बीमारी से बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल के अंदर एक मेजर एंटीबॉडी पाई जाती है जिसका नाम है IgA, जो कि एक मेजर इम्यूनोग्लोबिन है जो कि मिल्क में और कोलेस्ट्रॉल के अंदर पाया जाता है और ये कई सारी बीमारियों से लड़ने के लिए बच्चे के शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियों से लड़ सकता है बच्चा इसको पी करके, अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीज, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ठीक है, अस्थमा यानी कि दमा की बीमारी, रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि सांस की बीमारी, ठीक है, और डायबिटीज यानी कि मधुमेह, ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी कि स्टमक में इंटेस्टाइन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाना, कैंसर और किसी भी तरीके के सिंड्रोम से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ये देता है। कौन, मदर मिल्क। सेकेंड है फुलफिल द न्यूट्रिशनल सप्लाई, बच्चे की जो न्यूट्रिशनल डिमांड है उसको फुलफिल करता है, यानी कि ये जो मिल्क है ये एक बेस्ट फूड सप्लीमेंट है किसके लिए, ग्रोइंग बेबी के लिए, कि जो भी उसको सप्लीमेंट्स चाहिए। देखो जब वो मदर के यूट्रस में रहता है तब तक तो मदर न्यूट्रिशंस को ऑब्जॉर्व करता है और जब बाहर निकल के आता है तब वो मदर मिल्क के थ्रू क्या करता है, अपनी न्यूट्रिशनल डिमांड को फुलफिल करता है, क्योंकि इसके अंदर असेंशियल सप्लीमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अंदर और अबंडेंट यानी काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, फैट, लिपिड, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो अभी प्रॉपर ग्रोथ होगा, तभी प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। तो क्योंकि इसके अंदर सप्लीमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसलिए ये हेल्प करता है कि इसके अंदर प्रॉपर ग्रोथ के अंदर और डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के डेवलपमेंट के अंदर, और ये साथ में बॉडी पार्ट्स को क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट मतलब कि बोन, मसल्स, लीवर, ब्रेन और हार्ट, हड्डियों को मजबूत बनाता है, मसल्स को मजबूत बनाता है, लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ब्रेन को वर्किंग कंडीशन में, प्रॉपर रनिंग कंडीशन में बनाता है, हार्ट को जो है उसको भी प्रॉपर कंडीशन में रखता है।
तो इस तरीके से प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर इसका रोल होता है। तो इस तरीके से चाइल्ड के बेनिफिट्स के अंदर ये है कि भाई बच्चे के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, बीमारियों से लड़ सकता है, उसके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पूरे होंगे और वो प्रॉपरली ग्रोथ कर सकता है, प्रॉपरली डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक है, बोन्स को, मसल्स को, लीवर को, हार्ट को, सबको स्ट्रॉन्ग बनाता है, बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेंथन करता है और प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बच्चे के लिए जरूरी होता है। ये सारे फायदे तो किसके हैं? बच्चे के। अब मदर को भी फायदे हैं अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो, जैसे कि मदर को क्या है बेनिफिट्स फॉर द मदर के अंदर है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज सिंपली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेबी ग्रोथ फ्रॉम दिस, it is also responsible for the mother health. It in the mother keep it safe from many conditions such as the diabetes, ovarian cancer, regulate cholesterol level, breast cancer and high blood pressure. ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है सिर्फ बच्चे की ग्रोथ के लिए ही नहीं बल्कि माँ की हेल्थ के लिए भी, माँ के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। और ये क्या करता है, माँ को कई सारी बीमारियों से, कई सारी कंडीशन से क्या रखता है, सेफ रखता है। जैसे कि डायबिटीज से बचाता है। ठीक है, ओवेरियन कैंसर मतलब कि ओवरीज के अंदर कैंसर होने से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, ब्रेस्ट कैंसर को होने से रोकता है और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर करता है, रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब फार्मासिस्ट का क्या रोल है मदर और चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर। ठीक है, ये तो माँ और बच्चे के बीच की बात होगी ना, इसमें फार्मासिस्ट क्या करने आएगा। तो ये देखो कि अब फार्मासिस्ट का क्या रोल है मदर और चाइल्ड की हेल्थ के अंदर। तो देखो कि if any problem come regarding to the mother and child health, then the pharmacist supply a various contraceptive options and prescribe and initiate emergency conception. तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसके रिलेटेड, मदर हेल्थ के रिलेटेड या चाइल्ड हेल्थ के रिलेटेड, तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, फार्मासिस्ट अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस बताएगा और कोई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को प्रेस्क्राइब भी कर सकता है, उसके लिए इनिशिएट भी कर सकता है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव लेकर के मदर और चाइल्ड दोनों की हेल्थ को, अगर वहाँ पे कोई डिसीजन लेना है तो वो उसके लिए हेल्प ले सकते हो। ठीक है, सेकेंड, अवेयर द parents and supply vitamins and nutritional supplements including folic acid and iron supplements and also promote the cessation of alcohol and nicotinic use। ठीक है, पेरेंट्स को जो भी मदर फादर जो पेरेंट्स बनने जा रहे हैं उनको बताएगा कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी कौन कौन से वाइटामिन आपको लेने हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने हैं। ठीक है, फिर फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेनी है, फॉलिक एसिड की मेडिसिन लेनी है, कितनी लेनी है, आयरन का सप्लीमेंट्स लेना है और अल्कोहल और निकोटीन को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो ये सारी जानकारी कौन देगा, फार्मासिस्ट देगा। थर्ड है कि फार्मासिस्ट रिकमेंड ड्रग थेरेपी, dosage and duration of the essential medicines during the pregnancy and also decide the drug for the developing embryo। ठीक है, फार्मासिस्ट रिकमेंड करेगा, क्या बताएगा, ड्रग थेरेपी को बताएगा, डोजेज को बताएगा कि कौन सी डोज जो है वो आपको लेनी है, कितनी डोज लेनी है, कितने टाइम के लिए लेनी है ना, कौन सी असेंशियल मेडिसिन है जिसको प्रेगनेंसी के अंदर ज़रूरी से लेना है और कौन सी दवाइयाँ जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए ठीक है और कौन सी दवाइयाँ हैं जो नहीं लेनी है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नुकसान कर सकती है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये सारी बातें कौन रिकमेंड करेगा, फार्मासिस्ट। फोर्थ है कि फार्मासिस्ट मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रिटिकल मेडिकेशन इन लेबर एंड इन डिलीवरी एंड रिक्वायर्स स्टेराइल मेडिकेशन प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द डिलीवरी। ठीक है, फार्मासिस्ट जो है डिसीजन लेगा किसके बारे में कि लेबर के दौरान या डिलीवरी के दौरान जो है कौन कौन सी क्रिटिकल मेडिसिन है जो एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी कि वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, और कौन सी स्टेरलाइज मेडिकेशन है जो आफ्टर द सॉरी ड्यूरिंग द डिलीवरी जो है उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो वो सारी चीज़ों को वो प्रोवाइड भी करवाएगा, पहले तो डिसीजन लेगा कि क्या क्या चाहिए और दूसरा उन सबको प्रोवाइड भी कराएगा। फिफ्थ है कि pharmacists support the breastfeeding when replacement feeding is acceptable, feasible, affordable, sustainable and safe
अवॉइडेंस ऑफ ऑल ब्रेस्ट फीडिंग बाय द HIV इन्फेक्टेड मदर इज रिकमेंडेड। पहला तो ये है कि फार्मासिस्ट बोलेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी होती है, हेल्दी होती है बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी। पर अगर कोई सब केसेस है जहाँ पे मदर या तो फीड नहीं करवा पा रही है, या मदर की डेथ हो गई है, या मदर किसी ऐसी बीमारी से इन्फेक्टेड है जो अगर वो फीड कराएगी तो बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो सकती है, तो उस केस के अंदर रिप्लेसमेंट फीडिंग के बारे में भी बताएगा फार्मासिस्ट कि भाई आप किस तरीके से, अगर आपको आप ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे की न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को नहीं सकते तो कौन सा रिप्लेसमेंट फीडिंग जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कौन सा एक्सेप्टेबल है, कौन सा फिजिबल है, कौन सा अफोर्डेबल है, किसको अफोर्ड किया जा सकता है, कौन सा सस्टेनेबल है और सेफ है, और कौन सी ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे किन किन चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना है, और किस किसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ये सारी बातें कौन बताएगा? फार्मासिस्ट बताएगा। नेक्स्ट है अ फार्मासिस्ट सप्लाई द इफेक्टिव ट्रीटमेंट टू द चाइल्ड एंड ड्रग थेरेपी that is oral rehydration salt and zinc therapy and also ensure not deficiencies quality purity potency of a medical product। फार्मासिस्ट क्या करेगा? फार्मासिस्ट जो है बच्चों को जो है इफेक्टिव ट्रीटमेंट सप्लाई करेगा। जैसे बच्चों में कई बार पैदा होते हैं ना, तो थोड़े कोई भी बीमारी उनको हो सकती है, मोस्टली केसेस में जॉन्डिस देखा जाता है, ठीक है, तो उसके लिए एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट बच्चे को प्रोवाइड करेगा फार्मासिस्ट। उसके लिए एक अप्रोप्रिएट ड्रग थेरेपी बताएगा कि भाई कौन सी दवाई यहाँ पे आप ले सकते हैं, किस दवाई को किसके साथ और कैसे लेना है, ठीक है। ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट के बारे में बताएगा कि भाई कैसे ORS लेना है, कैसे जिंक थेरेपी लेनी है, ठीक है, कितनी लेनी है, किस तरीके से लेनी है, और बच्चे को इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और इंश्योर करेगा कि कोई भी मेडिसिनल प्रोडक्ट जो है उसके अंदर क्वालिटी के अंदर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी प्योरिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी पोटेंसी में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट है कि फार्मासिस्ट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द हेल्थ प्रोग्राम्स एंड अवेयर द पेरेंट्स टू एनी डिजीज कंडीशंस एंड प्रोवाइड द प्रॉपर प्रिकॉशंस, ठीक है। फार्मासिस्ट किसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा? अलग अलग हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, और उस पार्टिसिपेशन से जो नॉलेज है उसके थ्रू पेरेंट्स को अवेयर करेगा, कोई भी अगर डिजीज कंडीशन बच्चे में हो सकती है तो उसके बारे में, और उसको लेकर के क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं उसके बारे में। तो इस तरीके से फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल है मदर और चाइल्ड हेल्थ के अंदर, कि फार्मासिस्ट जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी तो कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस के बारे में बताएगा, पेरेंट्स को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बताएगा कि कौन कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स फुलफिल करने हैं, कौन कौन से विटामिन फॉलिक एसिड लेना है, ठीक है। अब फार्मासिस्ट बताएगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है, कौन कौन सी नहीं लेनी है, कितनी लेनी है, कौन से डोजेस फॉर्म में लेनी है, और कौन सी दवाइयाँ जो नवजात शिशु जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, उसके ग्रोथ के लिए सही है, अच्छी है। फोर्थ है कि जो फार्मासिस्ट है वो डिसीजन लेगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, सॉरी लेबर के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे कौन कौन सी मेडिकेशन है जो वहाँ पे इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, और वो सारी स्टेराइल कंडीशन के अंदर लेबर डिलीवरी के अंदर जो है लेबर के टाइम पे वो प्रोवाइड भी कराएगा। फिफ्थ है कि फार्मासिस्ट ब्रेस्ट फीडिंग को सब, और अगर नहीं पॉसिबल है तो रिप्लेसमेंट फीडिंग को भी बताएगा कि कैसे लेना है। और नेक्स्ट है कि फार्मासिस्ट जो है बच्चे के इफेक्टिव ट्रीटमेंट की तरफ फोकस करेगा। अगर बच्चे को कोई भी मेडिकेशन देनी है तो वो इंश्योर करेगा कि वो मेडिकेशन अच्छी क्वालिटी की, अच्छी प्योरिटी की, अच्छी पोटेंसी की होनी चाहिए। और लास्ट है कि फार्मासिस्ट डिफरेंट हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, और उनसे मिली हुई जानकारी से को पेरेंट्स से मिली जानकारी से पेरेंट्स को अवेयर करेगा अलग अलग डिजीज कंडीशंस के लिए, और अलग अलग प्रिकॉशंस वहाँ पे प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सिट्यूएंट्स फॉर द इन्फेंट मिल्क। जो इन्फेंट होता है, नवजात शिशु होता है, उसके लिए क्या क्या सब्सिट्यूएंट्स होते हैं। सो सम कंडीशंस मदर आर नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीडिंग ड्यू टू द रीजन सच एज लो मिल्क प्रोडक्शन, severe disease condition, then substitute or alternative milk are the one way to fulfill the baby needs other than the mother milk. The substitute milk is a synthetic form of liquid and powder nutrition designed to closely mimic the nutritional quantity and composition of the breast milk. It provides a similar amount of calories, fats and proteins as the breast milk.
In the dire condition situation, you may offer the pasteurized cow, sheep or goat milk which is full of fat, and alternative milk which is a pea protein or soya is the best for the 2 to 3 days, as long as there are not the primary source of nutrition for the 12 to 24 months. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं जो इन्फेंट के को दिए जा सकते हैं, मतलब अगर इन केस मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराने में एबल नहीं है तो उस टाइम पे कोई अल्टरनेटिव हम देंगे वहाँ पे बच्चे को जो उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड को फुलफिल करेगा। तो क्या हम वहाँ पे दे सकते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती। ठीक है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि लोअर मिल्क प्रोडक्शन, की मिल्क का प्रोडक्शन ही बहुत कम हो रहा है। सेकेंड, उसको कोई गंभीर बीमारी है, ठीक है, या मदर की डेथ हो गई है, या मदर ऐसी ऐसी बीमारी है जो कि अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है। तो उस केस के अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या अल्टरनेटिव मिल्क जो है बच्चे को दिया जाता है। ठीक है, ये एक तरीका है जिससे कि बच्चे की जो नीड्स हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको फुलफिल किया जा सकता है। ठीक है, अदर देन द मदर मिल्क के अलावा दिया जाने वाला वो मिल्क प्रोडक्ट, वो अल्टरनेटिव मिल्क जिसके थ्रू बेबी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सकता है, बेबी की नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है, क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूएंट मिल्क कहलाता है। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट मिल्क जो है पाउडर या लिक्विड की वो सिंथेटिक फॉर्म है जो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो कंपोजिशन होता है वो सेम कंपोजिशन होता है और उसके अंदर भी न्यूट्रिशन की क्वांटिटी वही सारी होती है क्योंकि किसके अंदर होती है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर होती है। और ये क्या करता है, ये सेम अमाउंट में बच्चे को कैलोरीज, फैट और प्रोटीन देता है जितना कि ब्रेस्ट मिल्क देता है। तो ऐसे डियर कंडीशन के अंदर अगर हम पाउडर मिल्क नहीं देना चाहते हैं तो उस केस के अंदर हम क्या दे सकते हैं, पास्चराइज्ड काऊ का मतलब गाय का पास्चराइज किया हुआ, या शिप का, भेड़ का या बकरी का जो है पास्चराइज किया हुआ मिल्क जो है वो भी बच्चे को पिला सकते हैं। या फिर अल्टरनेटिव मिल्क की फॉर्म में आप पी प्रोटीन पिला सकते हैं, सोया पिला सकते हैं, लगभग 2 से 3 दिनों के लिए, जब तक कि आपके पास प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप ये पिला सकते हैं 12 से 24 दिनों के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नेस्ले का लैक्टोजन आता है जो इन्फेंट फॉर्मूला पाउडर है, जिसको बोलते हैं शिशु अनुकल्प पाउडर। ठीक है, और दूसरा है अमूल स्प्रे आता है, अमूल का पाउडर है जो कि इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, इन्फेंट मिल्क फूड इसको बोला जाता है। इस पे नोटिस भी लिखा है, देखो, मदर मिल्क इज द बेस्ट फॉर योर बेबी। और इसमें भी लिखा है कि इंपॉर्टेंट नोटिस के अंदर कि मदर मिल्क इज द बेस्ट फॉर योर बेबी। मदर मिल्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। मदर मिल्क से जो आपको मिलेगा न्यूट्रिशन, एंटीबॉडी, वो सिर्फ मदर मिल्क से ही मिल सकते हैं, किसी और से नहीं मिल सकते। तो ये यहाँ पे चेतावनी भी डब्बों के ऊपर लिखी रहती है। अब ये है कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं किसके, फॉर द इन्फेंट सब्स्टिट्यूटेड मिल्क। भाई हम क्या कर रहे हैं, हम इन्फेंट को एक सब्स्टिट्यूएंट मिल्क दे रहे हैं, तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। फर्स्ट है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द ब्रेस्ट मिल्क लाइक द कलर, स्मेल, टेस्ट, टेक्सचर। Second, it provides all nutrition such as calorie, fat, protein, vitamins and minerals. Third, it do not cause any allergic reaction. Fourth, easily digestible for the infants. Fifth, easily absorbable for the infant. Sixth, easily available and no economy. और सेवन, do not cause any disease condition. इन्फेंट सब्स्टिट्यूएंट मिल्क के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पहला तो ये है कि भाई ये बिल्कुल जो है मदर मिल्क जैसा ही होना चाहिए, मतलब दिखने में, स्मेल में, टेस्ट में, टेक्सचर में मदर मिल्क जैसा ही होना चाहिए ताकि बच्चा उसको इजीली इंटेक कर सके। दूसरा है कि इसके अंदर न्यूट्रिशनल लेवल जो मदर मिल्क के अंदर होते हैं वो सारे न्यूट्रिशनल लेवल इसके अंदर होने चाहिए, सारे न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करता हो, यानी कि इसके अंदर भरपूर मात्रा में फैट, प्रोटीन, वाइटामिन, कैलोरीज और मिनरल्स होने चाहिए। थर्ड है कि जब कोई भी बच्चा इसको ले तो वो उसके अंदर कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस ना करता हो। फोर्थ है कि शिशु के थ्रू इजीली डाइजेस्ट किया जा सके। फिफ्थ है कि जो इन्फेंट है उसके थ्रू इजीली
जा सके, वो उसको खास मतलब पीने के बाद पचा सकता हो और अब्जॉर्ब कर सकता हो, और ये इजीली हमको मिल जाए और इसकी लो इकोनॉमी है, मतलब इतना महंगा भी नहीं पड़े, थोड़ा सा ठीक ठाक एवरेज रेंज में मिल जाए और कोई भी अदर डिजीज कंडीशन ना करता हो, कोई भी और बीमारी नहीं करता हो। ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है किसी भी सब्स्टिट्यूएंट मिल्क को क्या करनी होगी, फुलफिल करनी होंगी। नेक्स्ट जो है वो है डिजीज और इल रिलेटेड टू द सब्स्टिट्यूएंट मिल्क। जब कोई भी चाइल्ड सब्स्टिट्यूएंट मिल्क लेता है तो उसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां होने की चांसेस हैं। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, मदर मिल्क में तो एंटीबॉडीज भी है, आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को पूरा कर सकते हो सब्स्टिट्यूएंट के थ्रू, लेकिन आप जो एंटीबॉडीज मदर से आएंगी बच्चे के अंदर वो कैसे डेवलप करोगे। तो ऑब्वियसली उसकी बीमार होने के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से इल जो है वो हो सकते हैं बच्चे को जब वो सब्स्टिट्यूएंट मिल्क लेता है। तो सब्स्टिट्यूएंटेड मिल्क समटाइम causes severe allergic reactions in the infants and causes eczema, rashes. Some infants are not able to digest the substituent milk, so it causes the diarrhea and increase the risk of necrotizing enterocoital, that is NEC. Due to the lack of nutritional value, it is not the proper growth and development of the infants. Next is due to the lack of nutrition, proper immunity are not developed against the infection or the disease. क्या बोल रहे हैं कि कुछ जो सब्स्टिट्यूएंट मिल्क होते हैं जब हम उनको थोड़े टाइम ऑफ पीरियड के लिए लेते हैं तो वो बच्चे के अंदर, इन्फेंट के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस कर सकते हैं, एक्जिमा कर सकते हैं, रैशेस कर सकते हैं, और कुछ जो इन्फेंट होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट मिल्क को डाइजेस्ट करने में एबल नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डायरिया कोज करते हैं और NEC यानी कि नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोइटस काइटिस की जो चांसेस है, मतलब कि जो आपके इंटेस्टाइन होते हैं, उस कॉलर होता है उसके अंदर इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, मां की सेल्स की डेथ भी करवा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो पूरी फुलफिल नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू फुलफिल नहीं हो पाएगी तो जो इन्फेंट रहेगा, बच्चा रहेगा, उसका प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होगा, उसका प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होता है। और अगर प्रॉपर वहाँ पे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रॉपर नहीं रहेगा, उसकी कमी रहेगी, तो प्रॉपर इम्यूनिटी जनरेट नहीं हो पाएगी और इस वजह से वो बीमारियों से लड़ने के लिए या इन्फेक्शन से लड़ने के लिए उसके अंदर एंटीबॉडीज भी जनरेट नहीं हो पाएगी और इसकी वजह से वो लगातार बीमार पड़ता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट मिल्क जो है वो देते तो हैं हम, लेकिन वो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर पाता, किसका, इन्फेंट का। तो इस वजह से वहाँ पे कुछ बीमारियां देखने को मिलती है और कई बार प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉटल फीडिंग। बॉटल फीडिंग का क्या मतलब है? बॉटल फीडिंग इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स द आइडेंटिकल environment or condition that is similar to the breastfeeding and nourish the baby by providing the nutrient full supplements. During the bottle feeding, hold your baby in the proper manner and take the bottle, come close to the baby and in the inclined bottle at the angle of 45 to 90. ठीक है, and some precautions or activities are required for the bottle feeding, such as proper cleaning and hygiene required for the bottle feeding. Second, to ensure the feeding supplement which are healthy for the baby or not. Third is to ensure the feeding bottle, that is plastic, stainless steel, are compatible with the feeding supplement. Fourth is that try that as much as feeding is made, give the baby drink immediately and do not leave it for the latter because supplements are easily deteriorated by the environment. And fifth is the proper conditions and proper positions are required for the best feeding. बॉटल फीडिंग का मतलब क्या है? बॉटल, या अब हम जो सब्स्टिट्यूएंट मिल्क देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं? बॉटल के थ्रू ही देते हैं। तो बॉटल फीडिंग जो है वो सिस्टम है जो कि बच्चे को सेम एनवायरनमेंट देता है। देखो हम जो सब्स्टिट्यूएंट मिल्क है ना, वो कलर और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सभी के अंदर मदर मिल्क जैसा ही देते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि बिल्कुल मदर मिल्क जैसा ही मिल्क हम जो है बॉटल के फीडिंग के थ्रू भी बच्चे को प्रोवाइड कर सकें। तो बॉटल फीडिंग वो सिस्टम है जो कि सेम आइडेंटिकल कंडीशन या सेम एनवायरनमेंट देता है, जिसके अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग देता है वो सेम एनवायरनमेंट देता है और बेबी को नरिश करता है, बेबी के अंदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को फुलफिल करता है
और इस बॉटल फीडिंग के टाइम पे हमें बेबी को एक प्रॉपर मैनर में पकड़ना है, होल्ड करना है इस तरीके से कि वो इजीली बॉटल के कांटेक्ट में आ पाए और वो जो बॉटल है वो उसके 45 टू 90 डिग्री के एंगल के बीच में वहाँ होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बॉटल को हमको फीड कराना है कि वो इजीली जो है मदर मिल्क को सॉरी बॉटल मिल्क को इंटेक कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये जरूरी है कि आपने बच्चे को कैसे होल्ड कर रखा है और कितने एंगल पे आप उसको बॉटल के थ्रू मिल्क की फीडिंग करा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे जब बॉटल फीडिंग कराई जाती है तो कुछ प्रिकॉशंस को, कुछ एक्टिविटीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे कि बॉटल फीडिंग कराते टाइम आपको बॉटल को अच्छे से साफ करना है, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, उसको प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस में मेंटेन करना है। सेकेंड, आपको इंश्योर करना है कि जो फीडिंग सप्लीमेंट आप दे रहे हैं वो बच्चे के लिए हेल्दी है क्या नहीं है। थर्ड, आपको इंश्योर करना है कि जिस प्लास्टिक मतलब जिस भी बॉटल से आप फीड करा रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक की है, स्टेनलेस स्टील की है, वो फीडिंग सप्लीमेंट के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। और फोर्थ, आपको ट्राई करना है कि जितना हो सके उतना फीडिंग करानी है। ठीक है, बच्चे को इमीडिएटली जो है वो इतना मिल्क देना है कि बच्चा उसको एक बार में ही पूरा जो है फिनिश कर ले। ठीक है, तो इतना आपको मिल्क बनाना है जितना वो एक बार में फीड करता हो और उसको बाद के लिए नहीं छोड़ना है कि मतलब एक बार में पूरा जितना वो पी सकता है उतना बना करके उसको देना है और उसको बाद में के लिए नहीं छोड़ना कि अब बच गया तो उसको फिर बाद में पिला देंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट जो है वो एनवायरनमेंट के थ्रू क्या हो जाते हैं, डिटोरिएट हो जाते हैं, वो एनवायरनमेंट से खराब हो जाते हैं। इसलिए इंस्टेंट पाउडर को ऐसे मिक्स करके गर्म पानी में घोल के और इंस्टेंट पिलाना है पूरा। ठीक है, और जब आप बच्चे को फीड करा रहे हो तो वहाँ पे प्रॉपर कंडीशंस होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए जिससे कि वो इजीली जो है कन्वीनियंटली क्या ले सके, मिल्क को इनटेक कर सके। ठीक है, फिर है वैक्सीन। ये सारी बात हुई ब्रेस्ट फीडिंग की कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीन। वैक्सीन का मतलब है, देखो बच्चा रहता है, बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसके बाद उसको बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं। क्यों? ताकि उसके अंदर क्या हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता, अलग अलग बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है क्रिएट हो, उसके लिए इसको डिफरेंट वैक्सीनेशन लगाए जाते हैं। तो पहले तो ये देखेंगे कि वैक्सीनेशन होता क्या है और फिर ये देखेंगे कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन दी जाती है, कैसे कैसे किस किस टाइम पे बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले देखो कि वैक्सीन होता क्या है। तो वैक्सीन का मतलब हिंदी में बोले तो टीके जो लगाते हैं वो। वैक्सीन इज एन केमिकल सब्सटेंस और बायोलॉजिकल प्रिपरेशन which provides the active acquired immunity against any disease. Generally, vaccines contain the reassembled microorganisms or chemical substances such as toxins, surface proteins, etc. in an inactivated or killed form. वैक्सीन जो है वो केमिकल सब्सटेंस है या बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस हैं जो कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए बच्चे को क्या देते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर जनरेट करते हैं। ठीक है, तो एक्टिवली एक्वायर की जाने वाली इम्यूनिटी ये होती है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट जो कि एक केमिकल या बायोलॉजिकल प्रिपरेशन की फॉर्म में दी जाती है। जनरली ये जो वैक्सीन होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जैसे रिसेंबल होते हैं, यानी कि इसके अंदर डेड कंडीशन के अंदर या हम बोल सकते हैं इनएक्टिवेटेड कंडीशंस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी फॉर्म में टॉक्सिक्स हो सकते हैं, सरफेस प्रोटीन्स हो सकते हैं जो कि बच्चे के अंदर क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को जनरेट करते हैं, उस बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता वो पैदा करते हैं। So during the vaccination, the vaccines are injected in the body and after that it behaves as an antigen or foreign substance to the body. So our body work against this substance and produce the antibodies which is create a immunity. It is called the primary response against the disease. तो जब हम वैक्सीनेशन करते हैं, जब हम टीकाकरण करते हैं तो उस टाइम पे वैक्सीन्स को जो बच्चा है या बड़ा है जो भी है उसकी बॉडी में क्या किया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। और ये जो हमने इंजेक्ट किया है एंटीजन वो किसकी तरह काम करता है, एंटीजन की तरह या फॉरेन सब्सटेंस की तरह काम करता है बॉडी के अंदर। और हमारी बॉडी क्या करती है, उस सब्सटेंस से लड़ने के लिए उसके अगेंस्ट जो है काम करना शुरू कर देती है और उसके खिलाफ हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो क्या बनाने लग जाता है, एंटीबॉडीज क्रिएट करने लग जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, डिजीज का प्राइमरी रिस्पॉन्स बोला जाता है, बीमारी का प्राइमरी रिस्पॉन्स बोला जाता है।
So after that, immunity are developed and stored in the memory cells of the brain regarding to the previous infections. In future, any similar infections are caused, then our immune system give a rapid response and fight against the disease. This is called the secondary response by the producing antibodies. ठीक है, जो एक बार आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई आपकी बॉडी के अंदर, बच्चों के अंदर, उसके बाद ही हमारी जो ब्रेन की मेमोरी सेल्स रहेगी वो उस फाइट को जो पहले हुए, सबसे पहली बार जब एंटीजन आया था तो था उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो एक्शन लिया गया था उसको मेमोरी सेल्स क्या कर लेंगी, याद कर लेंगी और उसको स्टोर कर लेंगी। और इन फ्यूचर अगर कोई सिमिलर ऐसा ही सिमिलर इन्फेक्शन आता है और हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके रिस्पॉन्स में फटाफट रैपिड रिस्पॉन्स देगा और उस बीमारी से लड़ेगा और उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलेंगे, जो कि जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्स से जो एंटीबॉडीज जनरेट हुई थी उनके थ्रू ये रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो पहली बार में डेड या इनएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर एंटीजन्स जो है वो प्रोवाइड मतलब वो इंसर्ट कराते हैं बॉडी के अंदर और बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है इसके अगेंस्ट फाइट करता है और एंटीबॉडीज जनरेट करता है। देन उन एंटीबॉडीज को और उस फाइट को हमारे ब्रेन की मेमोरी सेल्स याद कर लेती है, रिमेमोराइज कर लेती है और फिर जब एक्चुअल में वैसा सेम इन्फेक्शन आता है, वैसा सेम एंटीजन आता है तो वो जो मेमोरी सेल्स ने जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी है वो जो मेमोरी है उस बेसिस पर उससे रैपिड रिस्पॉन्स देती है और फाइट करती है उस डिजीज के अगेंस्ट, जिसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोला जाता है। एंटीबॉडीज के थ्रू प्रोड्यूस हुआ सेकेंडरी रिस्पॉन्स इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैक्सीन प्ले अ मेजर रोल इन द प्रोफाइलैक्टिक एंड थेराप्यूटिक रोल इन मेनी डिजीज। ये जो वैक्सीनेशन है ये डिफरेंट डिजीज से लड़ने के लिए बॉडी के अंदर मेजर रोल प्ले करती है। एक तो बीमारी को होने से रोकने के लिए, प्रोफाइलैक्टिक एक्शन के लिए, और जब बीमारी हो गई है तो उससे लड़ने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए थेराप्यूटिक रोल भी ये प्ले करती है वहाँ पे। अब यहाँ पे दो चीजें हमने देखी कि एक तो एंटीजन जो फॉरेन सब्सटेंस हम बाहर से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी में क्या जनरेट हो रही है, एंटीबॉडी। तो दो कंसेप्ट है, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन क्या है? एंटीजन आर दो सबस्टेंस दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन वो सब्सटेंस हैं दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज दैट इज अ प्रोटेक्टिव बॉडीज। It behaves like a foreign particle such as bacteria, virus for recipient body and causes undesirable changes. Then recipient body protect itself by producing the antibodies. Whereas antibodies is the proteinous protective modifications which is produced by the immune system in response to the presence of the foreign substance like the bacteria, virus, etc. and neutralize their activities. It is called immunoglobulins and each molecule contains 4 peptide chains in which 2 small called light chains and 2 heavy chains called longer chains. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि दो चीजें हैं, एक तो एंटीजन है और एंटीजन रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हुई एंटीबॉडीज है। तो एंटीजन क्या है? एंटीजन वो सब्सटेंस है जो कि क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, किसके थ्रू? इम्यून सिस्टम के थ्रू। इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म शो करते हैं, यानी कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और किसकी तरह काम करते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स की तरह काम करते हैं। बैक्टीरिया या वायरस के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स की तरह ये बिहेव करते हैं किसी भी रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर। किसी भी रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर ये जो है फॉरेन पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं और अनडिजायरेबल चेंजेस जो है वो लाते हैं। ठीक है, अनडिजायरेबल मतलब कि जो डिजायर्ड नहीं है, ठीक है, जो हमको कई बार नहीं चाहिए होते, ऐसे चेंजेस ये देख इनकी वजह से आते हैं। किसकी वजह से? जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो उसकी वजह से। तो यही बोल रहे हैं कि जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया या वायरस जो है किसी भी रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो कुछ अनडिजायरेबल चेंजेस लाता है और रेसिपिएंट की जो बॉडी है होती है वो उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी के अगेंस्ट में अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। यानी कि रेसिपिएंट की जो बॉडी होती है उन एंटीबॉडीज के जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है उससे प्रोटेक्ट
करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। रेसिपिएंट की जो बॉडी होती है वो उस एंटीजन से अपने आप को बचाने के लिए एंटीबॉडीज जनरेट करती हैं। क्या समझ में आया कि एंटीजन बेसिकली वो सब्सटेंस है जो कि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कराते हैं। ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं। जबकि एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी एक प्रोटीनियस प्रोटेक्टिव मॉडिफिकेशन है, क्योंकि इम्यून सिस्टम के थ्रू जो है प्रोड्यूस हुआ है। किसके रिस्पॉन्स में, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे कि बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होकर के एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है जो कि प्रोटीनियस प्रोटेक्टिव मॉडिफिकेशंस होते हैं। और ये क्या करते हैं, इस एंटीजन की जो एक्टिविटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, यानी कि बीमारी को नहीं होने देते, इन्फेक्शन को नहीं होने देते। और इनको क्या बोला जाता है, इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोला जाता है। और इसके हर मॉलिक्यूल के अंदर 4 पेप्टाइड चेन होती है, 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन। ठीक है, हैवी चेन दैट इज H2 और लाइट चेन दैट इज L2। तो H2L2 इसको बोला जाता है। नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन की क्या हिस्ट्री रही है। सो डिस्कवरी ऑफ इम्यून सिस्टम बाय द एडवर्ड जेनर इन 1749 to 1823. Edward was creating the concept of vaccines and formulated the smallpox vaccine. After that, Louis Pasteur in 1878 discovered the rabies and anthrax vaccines. ठीक है, तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम की जो डिस्कवरी करी थी वो एडवर्ड जेनर ने करी थी और इसीलिए इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है। इनका जो जीवन काल था वो 1749 से लेकर के 1823 तक था। इस एडवर्ड जेनर ने जो है वैक्सीन के कंसेप्ट को जनरेट किया और सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को फॉर्मुलेट किया। उसके बाद लुइस पास्चर ने 1878 के अंदर रैबीज और एंथ्रासिस वैक्सीन को डिस्कवर किया। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट वैक्सीनेशंस जो है वो जनरेट हुई जो कि अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए बॉडी के अंदर क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है जनरेट करती है। ठीक है, अब ये जो वैक्सीन होती है ये अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि एक तो वो जो लाइव कंडीशन जिंदा कंडीशन में होती है लेकिन फिर भी काम नहीं कर सकती, इनएक्टिवेटेड होती है। ठीक है, सेकेंड आपके किल्ड होती हैं, जो मरी हुई होती है, मतलब उसके अंदर वो जिंदा ही नहीं होती तो काम कैसे करेंगे, मरी हुई होती है। थर्ड होती है आपके सब यूनिट वैक्सीन जिसको प्योरीफाइड एंटीजन भी बोला जाता है। फोर्थ होती है टॉक्सॉइड वैक्सीन जो कि इनएक्टिवेटेड टॉक्सॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं टाइप ऑफ वैक्सीन को लेकर के कि द डेवलपमेंट ऑफ मोर इफेक्टिव एंड इवन सेफर वैक्सीन एज वेल एज डेवलपिंग वैक्सीन फॉर मोर डिजीज दैट आर सीरियस इज ऑलवेज ऑनगोइंग. Vaccine formulations affect how they are used, how they are stored and how they are administered. There are 4 types of vaccine which is characterized by the antigen, that is inactivated microbes, toxins and surface protein which is used in their preparations. ठीक है, तो वैक्सीन कौन कौन से टाइप की होती है, तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम सेफ इफेक्टिव वैक्सीनेशंस को बनाते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसको तैयार करते हैं, तो अलग अलग डिजीज से लड़ने के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन को बनाया जाता है। और ये जो है सीरियसली इसी तरीके से चल रहा है, मतलब कि अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट तो डेवलप ही किए जा रहे हैं, साथ ही उनसे लड़ने के लिए और बहुत ज़्यादा सेफ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीनेशन तैयार की जा रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ताकि वो बीमारियों से मतलब उनको लड़ना ही ना पड़े, बीमारियों से ऑलरेडी उनकी बॉडी इतनी केपेबल हो कि वो उसको बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती हो, उस पर बीमारी का असर ही ना हो। तो ये जो वैक्सीन है वो फॉर्मुलेट की जा रही है, इस तरीके से फॉर्मुलेट की इनका फॉर्मुलेशन होता है जिसके अंदर इन पॉइंट्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है कि पहला तो ये कि हाउ दे आर यूज, इनको यूज कैसे करना है। सेकेंड, हाउ दे आर स्टोर्ड, इनको स्टोर कैसे करना है। एंड थर्ड, हाउ दे आर एडमिनिस्टर, इनको इनटेक कैसे करना है। तो इस तरीके से इन तीनों सवालों का जवाब देते हुए वैक्सीन की फॉर्मुलेशन की जाती है कि कैसे इनको यूज करना है, कैसे इनको स्टोर करना है और कैसे इनको एडमिनिस्टर करना होता है। ठीक है, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन जो है वो 4 तरीके की होती हैं, 4 टाइप्स के अंदर 4 क्लासेस के अंदर इन वैक्सीन को डिवाइड, क्योंकि इस बेसिस पर डिवाइड किया है कि यहाँ पे एंटीजन किस तरीके का यूज किया जा रहा है प्रिपरेशन के अंदर। जो प्रिपरेशन हम बना रहे हैं, वैक्सीन हम बना रहे हैं, उसके अंदर आपके वैक्सीन किस तरीके का यूज
एंटीजन किस तरीके का यूज किया गया है, इस बेसिस पर वैक्सीन को 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे एंटीजन कैसा हो सकता है, इनएक्टिवेटेड कंडीशंस में हो सकता है, डेड कंडीशंस में हो सकता है, उस पर सरफेस प्रोटीन प्रेजेंस हो सकते हैं, उस पर टॉक्सिन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग एंटीजन के टाइप की बेसिस पर इसको मेजरली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपके लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का क्या मतलब होता है, देखो तो the live attenuated vaccine, that is LAV, is prepared by the pathogens, that is bacteria or virus, which causes the infections or diseases that have been weakened under the laboratory conditions. The live microorganism provide continual antigenic stimulation, giving sufficient time for the memory cell production. Due to their weak activity, it causes no or very mild disease. Example is the tuberculosis, that is BCG, oral polio vaccine, that is OPV, measles, rotavirus and yellow fever. ठीक है, पहली है आपके लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जिसको एलएवी भी बोला जाता है। ये जो एलएवी है, ये कैसे बनाते हैं इसको बनाते हैं पैथोजन से। पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इसको बनाया जाता है, जो कि क्या करती है, अलग अलग बीमारियां या जो इन्फेक्शंस हैं, डिजीज कंडीशंस हैं, उसको ये कोज करती है। जब कोई भी पैथोजन या कोई भी हम बोलेंगे एक्सोजीनियस सब्सटेंस जो है एंटर करेगा बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा, डिजीज कोज करेगा और लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर उनको वीकन किया जाएगा, है ना। तो क्योंकि अगर एक्टिवेटेड लाइव कंडीशन में तो बीमारी करेगा, तो इसलिए सबसे पहले इसको लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर वीकन किया जाता है, कमजोर बनाया जाता है, इनएक्टिवेट किया जाता है। इसके अंदर जो डिजीज कोजिंग एजेंट होता है उसको एलिमिनेट किया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंटिन्यूसली एंटीजेनिक जो फॉर्म है, एंटीजेनिक स्टिमुलेशन है, उसको प्रोवाइड करते हैं एक सफिशिएंट टाइम के लिए, जिससे कि मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन हो सके। और इनकी वीकर एक्टिविटी की वजह से ये कोई भी बीमारी नहीं कर पाती है, या अगर करेगी भी तो काफ़ी माइल्ड लेवल पर कर पाती है, जो ज़्यादा इतना इफेक्टिव नहीं हो पाती। ठीक है, अब इसका क्या एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है कि ट्यूबरक्लोसिस, ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल्स, रोटा वायरस और येलो फीवर के अगेंस्ट जो है एलएवी यानी कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के थ्रू इसको क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। सेकेंड है आपके पास इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जिसको किल्ड वैक्सीन भी आपके बोला जाता है। दिस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ किलिंग एंटीजन थ्रू द फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस। These killed cannot pose the risk of inducing the disease, and they are also considered more stable than the LAV vaccination. ठीक है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की बात करें तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कैसी होती है, इनएक्टिव होती है। ठीक है, इनएक्टिवेटेड का मतलब है कि उसके अंदर जो भी एंटीजन है, जो भी एक्सोजीनियस सब्सटेंस है, वो कैसा है, किल्ड कंडीशन के अंदर है, यानी कि वो अपनी लाइफ कंडीशन में नहीं है, वो डिजीज कोजिंग सिचुएशन के अंदर नहीं है। तो इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन होती है उसको कैसे बनाते हैं कि जो भी एंटीजन होता है उसको पहले डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, जैसे कि फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस के थ्रू किल कर दिया जाता है। और ये जो किल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या नहीं करते हैं, ये आगे बीमारी को, डिजीज को इंड्यूस नहीं करते हैं, और इनको जो है एलएवी वैक्सीन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा सेफ माना जाता है। पता है क्यों, क्योंकि वहाँ पे इनएक्टिवेटेड कंडीशन के अंदर है, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल माइल्ड एक्टिवेटेड कंडीशन के अंदर है, बहुत ही कम अमाउंट में बीमारी वो कर सकती है। कौन सा, लाइव एटेन्यूएटेड। और अगर उसके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए तो कोई और ज़्यादा खतरनाक बीमारी भी कर सकती है। लेकिन जो इनएक्टिवेटेड है, जो डेड वैक्सीन है, वो तो मर ही गया है आपका एंटीजन, तो वो तो क्या ही बीमारी को कर पाएगा। तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा सेफ है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है होल सेल पर्ट्यूसिस और इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। ये ध्यान रखो, ये ओरल पोलियो वायरस है और ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन का क्या मतलब है, सब यूनिट वैक्सीन contains the antigenic part, which is the disease causing portion of the antigen. Like inactivated vaccine, it is also not contains the live components of the antigen. It is only contains the antigenic parts like the surface protein, conjugated chemicals, polysaccharide, etc. Example is acellular pertussis, hemophilus influenza type B, pneumococcal and hepatitis B. ठीक है, थर्ड है आपके सब यूनिट वैक्सीन, जिसको प्योरीफाइड एंटीजन यहाँ पे यूज किया जाता है।
ठीक है। तो सब यूनिट जो वैक्सीन होती है इसके अंदर एंटीजेनिक पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, डिजीज कोजिंग पोर्शन अवेलेबल होता है एंटीजन का, और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की तरह, जैसे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन होती है, उस तरह इसके अंदर जो लाइव एंटीजन का लाइव कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे भी एंटीजन जिंदा कंडीशन में नहीं, मरी हुई कंडीशन के अंदर ही होता है। और इसके अंदर यहाँ पे पूरा आपका एंटीजन यूज करने की जगह सिर्फ एंटीजन का जो एंटीजन बीमारी करने वाला जो पोर्शन है एंटीजेनिक पार्ट है, सिर्फ उसी को यहाँ पे जो है एडमिनिस्टर कराया जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ एंटीजेनिक पार्ट जैसे कि सरफेस प्रोटीन, ठीक है, कॉन्जुगेटेड केमिकल्स और पॉलीसेकेराइड्स जो है वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं। उसके सरफेस पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है, जो कॉन्जुगेटेड केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, उन्हीं को यहाँ पे एज एन सब यूनिट जो है यूज किया जाता है बीमारी को करने के लिए, एंटीजेनिक कंडीशंस के लिए। तो यहाँ पे जो यूज किए जाते हैं एज एन प्यूरिफाइड एंटीजन वो है ए सेलुलर पर्ट्यूसिस, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, न्यूमोकोकल एंड हेपेटाइटिस बी। फोर्थ है अपने टॉक्सोइड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड टॉक्सोइड्स. So the toxoid vaccines are based on the toxin which is produced by the certain bacteria such as tetanus and diphtheria, and the released toxins is used to prepare the vaccine. And these parts are necessary to elicit a protective immune response and produces the antibody. Example are tetanus toxoid, that is TT, and diphtheria toxoids. ठीक है। टॉक्सॉइड वैक्सीन की बात करें तो जो टॉक्सॉइड वैक्सीन होते हैं वो इनएक्टिवेटेड टॉक्सॉइड्स होते हैं, मतलब कि टॉक्सिक पोजिंग एजेंट होते हैं। मतलब अगर ये वैक्सीनेशन के फॉर्म में यूज किए जाते हैं तो इसके अंदर क्या होते हैं कि कुछ आपके बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, टॉक्सॉइड्स को प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सॉइड्स को रिलीज करते हैं, जैसे कि टिटेनस के और डिप्थीरिया के जो बैक्टीरिया होते हैं वो टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। और ये जो रिलीज टॉक्सिन्स होते हैं इसको यूज किया जाता है वैक्सीन्स को बनाने के लिए। और ये जो पार्ट है ये नेसेसरी है किसके लिए, प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के लिए नेसेसरी और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए नेसेसरी होते हैं। इसका एग्जांपल है टिटेनस टॉक्साइड यानी कि टीटी और डिप्थीरिया टॉक्सॉइड्स। ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे वैक्सीनेशन की फॉर्म में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एंड देन लास्ट आता है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन वैक्सीन। वैक्सीन्स जो हम बना रहे हैं इनके अंदर कौन कौन से आइडियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है देखने को मिलते हैं। वैक्सीन्स के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर है, फर्स्ट के नॉट कोज एनी एलर्जिक रिएक्शंस, सेकंड इजीली एडमिनिस्ट्रेबल विदाउट एनी हार्म, थर्ड इजीली टू स्टोर नॉट शो एनी इनकम्पैटिबल स्टोरेज मटेरियल, fourth easily available in low economic value, and fifth is not cause any disease conditions and rapidly produces antibody effects। ठीक है। तो वैक्सीन्स के क्या क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि वैक्सीन्स जो है शो करता है। किसी भी वैक्सीन को कैसा होना चाहिए, पहला कि कोई एलर्जिक रिएक्शंस ना करे, सेकेंड बिना किसी हार्म के, बिना किसी नुकसान के इजीली उसको लिया जा सकता है, इजीली एडमिनिस्टर किया जा सकता हो, थर्ड उसको जब हम स्टोर करें तो वो स्टोरेज मटेरियल के साथ कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी ना शो करे, फोर्थ इजीली अवेलेबल हो, आसानी से मिल सकता है, लो इकोनॉमिक वैल्यू हो यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू सस्ता भी पड़े, इससे ज़्यादा महंगा भी ना पड़े, और फिफ्थ है कि किसी भी और डिजीज कंडीशंस को ना करता हो और रैपिडली जल्दी से एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता हो। तो ये सारी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वैक्सीन्स की जो वैक्सीन्स को क्या करनी चाहिए, फुलफिल करनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले बॉटल फीडिंग के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, क्यों करना चाहिए, और उसके बाद अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते तो सब्स्टिट्यूएंट मिल्क देंगे, सब्स्टिट्यूएंट मिल्क क्या फायदा करेगा, ठीक है, और फार्मासिस्ट का क्या रोल है मदर और चाइल्ड की हेल्थ केयर के अंदर, बॉटल फीडिंग कैसे की जाती है, और लास्ट में हमने वैक्सीनेशन को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है, ये लेक्चर होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहाँ पे हम कुछ और एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या फार्मासिस्ट का रोल है सोशल फार्मेसी के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।